विद्यार्थियों नमस्कार। आज देखते हैं हम 12वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, मानव भूगोल का कैसा विषय क्षेत्र है, उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसके बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भूगोल क्या है। सबसे पहले इस बात पे ही आते हैं हम कि भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम भूगोल को दो भागों में, ये भूगोल को हम तोड़ के देखें तो इसका अर्थ होता है भू प्लस गोल। तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल है। तो इससे यह शाब्दिक अर्थ निकल के आता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो इस शब्द का यह अर्थ निकल के आता है पृथ्वी गोल है। भूगोल शब्द जो है यह अंग्रेजी के ज्योग्राफी शब्द से बना हुआ है। अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? ज्योग्राफी शब्द से बना हुआ है। और यह अंग्रेजी का ज्योग्राफी शब्द है, यह ग्रीक शब्द से बना है। यह ग्रीक शब्द है जियोग्राफिया। कौन सा है? जियोग्राफिया। तो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। यह ग्रीक शब्द जियोग्राफिया से बना हुआ है। ग्रीक शब्द किससे बना हुआ है? ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? ज्योग्राफी शब्द दिया था यूनानी एक विद्वान था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज यूनानी विद्वान था जिन्होंने 234 ईसा पूर्व में ज्योग्राफी शब्द दिया था। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। तो यह ज्योग्राफिया शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, और इसी ज्योग्राफी शब्द का इंग्लिश वर्जन ज्योग्राफी है। अगर हम ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो इस प्रकार से इस जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। जीईओ जियो अर्थात पृथ्वी, GRAPHY जियोग्राफी का मतलब, ग्राफी का मतलब वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। यह ग्रीक शब्द जियोग्राफिया से बना है। यह जियोग्राफिया शब्द यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने यह नाम दिया था। तो अब हम देखें कि वास्तविक रूप से, ये तो शाब्दिक अर्थ थे, वास्तविक रूप से भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार, भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी तल और मानव का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का तल, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का तल और मानव के पारस्परिक संबंध, पृथ्वी और मानव इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं इसका अध्ययन। तो भूगोल के उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के संसार के रूप में करना, एक तो यह उद्देश्य है। तो कौन कौन सा? पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के संसार के रूप में करना। दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझना, संसार संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, मानव का विकास और उन्नति करना भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य है। ये थे भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य। क्या है? पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय संसार के रूप में करना
और क्षेत्रीय विभिन्नताओं को, ये पृथ्वी तल पर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं इनको समझना, संसार संबंधी ज्ञान में अभिवृद्धि करना और मानव का विकास और उन्नति करना, यह हमारे भूगोल का उद्देश्य है। भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं? दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और उन शाखाओं का नाम है, एक तो है भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल क्या होता है? भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल कहलाता है। तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, यह भौतिक भूगोल कहलाता है। इसके भौतिक भूगोल के अध्ययन के केंद्र में पृथ्वी का तल मुख्यतः रहता है। इसके केंद्र में क्या रहता है? पृथ्वी का तल, और इसमें भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी दशाओं का अध्ययन किया जाता है? मानवीय दशाओं का, और इसके केंद्र में मुख्यतः मानव रहता है। मानव भूगोल में मानवीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है और इसके केंद्र में क्या रहता है? मानव इसके केंद्र में रहता है। और इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में, और इसके केंद्र में पृथ्वी का तल रहता है। और इसमें मानव भूगोल में क्या होता है? इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें इनके भौतिक पर्यावरण के और मानव के द्वारा इस भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके जिस पर्यावरण का निर्माण किया जाता है वह सांस्कृतिक पर्यावरण रहता है। जैसे रेल, सड़क, मकान, ये सारी चीज़ बनाना, तो ये भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वह मानव भूगोल होता है या मानव भूगोल कहलाता है। और भौतिक भूगोल में भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पृथ्वी का अध्ययन कर लिया, खनिजों का अध्ययन, वन का अध्ययन, जल का अध्ययन, घास का अध्ययन और पर्वत, पठार, मैदानों का अध्ययन, ये भौतिक दशाओं में किया जाता है। जबकि मानवीय दशाओं में मानव के द्वारा किए गए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मानव के द्वारा भौतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा भूगोल क्या है, भूगोल के उद्देश्य क्या हैं और भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम देखते हैं कि भूगोल को किस किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया है और मानव भूगोल की कैसे कैसे और विद्वान परिभाषाएं देते हैं। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल का जन्मदाता यह रेटजेल है। रेटजेल जर्मनी के एक मानव भूगोल के विद्वान हैं और ये इन्हें ही हम मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। जन्मदाता, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? रेटजेल है। रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मानव समाज व धरातल के मध्य अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो मानव समाज और धरातल, तो मानव समाज और धरातल इन दोनों के मध्य जो अंतर संबंध है, इन अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है।
अर्थात धरातल और मानव समाज, धरातल पर रहने वाला जो मानव समाज है, इन दोनों में जो अंतर संबंध है, इन अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है, ये रेटजेल ने कहा था। रेटजेल की शिष्य है, रेटजेल की ये शिष्य है एलन सैंपल। यह अमेरिकन है, ये अमेरिकन है और इन्होंने बताया है कि पृथ्वी अस्थिर है। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। और मानव कैसा है? क्रियाशील है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इनके बीच जो संबंध है ये परिवर्तनशील है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। सैंपल ने क्या कहा है कि अस्थिर पृथ्वी और उस पर रहने वाला क्रियाशील मानव, इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध हैं, इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल की दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, रेटजेल के अनुसार मानव समाज और धरातल के मध्य अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल है। एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल वह है जिसमें अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह थी मानव भूगोल की परिभाषा। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण और मानव के द्वारा इस भौतिक पर्यावरण को परिवर्तन करके एक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण या सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या भूदृश्यों का जो निर्माण किया गया है, इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है और यही मानव भूगोल की प्रकृति है। भौतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव ने क्या किया है कि भौतिक पर्यावरण है, इनमें जो कई प्रकार के संसाधन हैं, इनका उपयोग किया है और इन भौतिक पर्यावरण का उपयोग करके कई सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। कई सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है, जैसे मकान बनाए हैं, रेलवे बनाई है, सड़क बनाई है और भी बहुत सारी सांस्कृतिक ताने बाने का निर्माण किया है। इन भौतिक पर्यावरण के तत्वों में बदल करके सांस्कृतिक भूदृश्यों या सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव ने किया है। भौतिक पर्यावरण को मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तन किया गया है और भौतिक पर्यावरण ने मानव जीवन को भी प्रभावित किया है। तो मानव के द्वारा भौतिक पर्यावरण में कई प्रकार का या बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है, भौतिक पर्यावरण को बदला है और इसी के साथ में भौतिक पर्यावरण ने भी मानव के पर्यावरण को और मानव जीवन को खूब प्रभावित किया है। तो मानव भूगोल की वास्तविक प्रकृति यह है कि इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण और मानव के द्वारा निर्मित जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इनके बीच में जो परिवर्तनशील संबंध हैं, इनका अध्ययन करना मानव भूगोल की प्रकृति है। यह मानव भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव भौतिक पर्यावरण में बदलाव करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। साथ ही भौतिक पर्यावरण भी मानव को कई प्रकार से प्रभावित करता है। ये दो शब्द हैं, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों जो दो शब्द हैं, ये दो वाक्य हैं, ये दोनों मानव के द्वारा विकसित हुई प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के
आधार पर जुड़ी हुई हैं, ये दोनों प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हैं, प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हैं या टेक्नोलॉजी से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब शुरुआत में मानव की जो समाज का सभ्यता का विकास हुआ था, उस टाइम पे मानव की सभ्यता आदिम थी और टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी नहीं, या प्रौद्योगिकी का उस टाइम पे विकास कम से कम हुआ था। और उस टाइम पे कम विकास होने के कारण यह प्रौद्योगिकी का अत्यंत निम्न विकास होने का कारण और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था जो थी ये भी एकदम, मानव का जो समाज था, मानव समाज भी कैसा था, एकदम आदिम था, आदिम समाज था। प्रौद्योगिकी का विकास एकदम कम हुआ था, जिसके कारण शुरुआती दौर में मानव का जो समाज था वह भी आदिम प्रकार का था, मानव का समाज का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। इस काल में मानव के जो क्रियाकलाप हैं इन पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, ये उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं था। और जो प्राकृतिक जो तत्व थे, प्राकृतिक जो तत्व थे इनका मानव के जीवन पर, मानव जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। शुरुआती दौर में प्राकृतिक या प्रकृति का मानव के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था शुरुआती दौर में, और प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करती थी। जैसे प्रकृति चाहती थी मानव उसके अनुसार जीवन यापन करता था, तो प्रकृति ही मानव का मार्गदर्शन करती थी। जब मानव शुरुआती दौर में अपना जीवन यापन या समाज का विकास करने लगा था, इस काल में मानव प्रकृति की ही सुनता था और प्रकृति की प्रचंड साथ से ही यह भयभीत होता था, उसकी पूजा करता था। मानव प्रकृति जैसे चाहती थी मानव उसमें रहता था, प्रकृति की ही सुनता था। प्रकृति में जो प्रचंडता थी, प्रकृति में जो आंधी तूफान आते थे उनसे वो भयभीत होता था और प्रकृति की पूजा करता था। मानव उस टाइम पर डरा सा रहता था, जो इससे खुद से ज़्यादा बढ़ कर के जो चीज़ें दिखाई देती थी, जिन पर खुद का कोई बस नहीं था, उन सबको वो नमन करता था, पूजा करता था। जब वो बड़ी बड़ी नदियों को देखता था तो उनको वो पानी पीने वहाँ जाता था तो उनको नमन करता था कि इतनी विशालकाय नदी जिसको देख कर ही डर लग जाए, तो मानव उसकी पूजा करता था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। आज तो टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, नाव में बैठ के पार कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे नावें थी नहीं। तो और बड़े बड़े जो पेड़ हुआ करते थे तो पेड़ों को भी नमन करता था, जैसे पीपल के वृक्ष को नमन करता था, तो इनकी पूजा होने लगी थी। सूर्य जो इतना तेज गति से प्रकाश धरती पर देता था तो उसको लगता था पता नहीं ये शायद कोई देवता है, तो उसको भी वह हाथ जोड़ के नमन करता था। तो प्रकृति की जो भारी भरकम जो चीज़ें होती थी सबकी वह पूजा करता था, इनकी प्रचंड साथ से वह भयभीत होता था। तो प्रकृति इसका मार्गदर्शन होती थी, प्रकृति जैसा चाहती थी मानव उस प्रकृति में वैसा ही करता था। वह उसी में जंगलों में रहकर कंद मूल फल खाता था, वहीं जंगलों में रहता था, वहीं पानी पीता था। खुद की टेक्नोलॉजी का बिल्कुल उसने विकास नहीं किया था आदिम मानव समाज में। और इसी प्रकार से क्या हुआ था कि आदिम मानव समाज ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही ढाल लिया, और यह जो प्रकृति के अनुसार ही, प्रकृति में जो मानव ढला और प्रकृति के अनुसार ही रहने लगा, और इसे ही हम बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। इसे ही हम क्या कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार ढला, प्रकृति के अनुसार ही रहने लगा और प्रकृति को ही पूजनीय माना, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत हुआ और प्रकृति के अनुसार ही प्रकृति में रहने लगा, और वह अपने आप को प्रकृति में समाहित कर लेता है। इसे ही बोलते हैं हम मानव का प्राकृतिकरण। उसके बाद में मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का विकास करके प्रकृति में चेंज करना शुरू किया, प्रकृति को उपयोग करके और प्रकृति से एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया। प्रकृति को संसाधन के रूप में देखकर प्रकृति का विनाश भी किया और प्रकृति से विकास भी किया। और इस विनाश और विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास हुआ कि मानव अपने आप को ऐसे समझने लग गया जैसे मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो।
और इसी चीज़ को कहा गया प्रकृति का मानवीयकरण, कि प्रकृति को मानव की सुविधा के अनुसार मानव ने टेक्नोलॉजी से बदल दिया और वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और मानव प्रकृति का उपयोग करने लगा। यह कहलाता है प्रकृति का मानवीयकरण। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण यह एक क्रम के अनुसार चलता है। जो प्रकृति का मानव का प्राकृतिकरण था तो इसमें कई विचारधाराएं सामने आती हैं। उनमें से हम एक एक विचारधाराओं को देखते हैं, जिनमें से 3 मुख्य विचारधाराएं हैं। एक तो निश्चयवाद है और संभववाद है, और नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद है। इसके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि क्या क्या था, किस प्रकार से इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ। इस मानव और प्रकृति के विकास में, इस प्रौद्योगिकी के विकास में कई प्रकार की विचारधाराएं उभर करके सामने आती हैं। इनमें 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं, वातावरण निश्चयवाद, फिर संभववाद और फिर नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। यह वातावरण निश्चयवाद, इसका विकास सबसे पहले जर्मनी में होता है। वातावरण या पर्यावरण निश्चयवाद, इसको अंग्रेजी में एनवायरनमेंटल डिटरमाइनिज्म या पर्यावरण निश्चयवाद इसे कहा जाता है। यह मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की इसमें प्रधानता स्वीकार की जाती है और इस प्रकार से इसमें मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। यह जो विचारधारा होती है वातावरण निश्चयवाद, इसमें प्रकृति को ही प्रमुख माना जाता है, मानव को उसका दास माना जाता है। प्रकृति के अनुसार ही मानव अपने समाज का विकास करता है। इस प्रकार वातावरण निश्चयवाद में यह सारी बातें बताई गई हैं। इसमें मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। मानव का जो विकास है बताया गया है कि वातावरण या प्रकृति के द्वारा होता है और वातावरण ही मानव के जीवन यापन के ढंग को निर्धारित करता है कि मानव का जीवन यापन का ढंग कैसा होगा। यह प्रकृति इस बात को बताती है और इस सिद्धांत का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में इस सिद्धांत का जन्म होता है और इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं जर्मनी के रेटजेल हैं, सैंपल भी हैं। यह रेटजेल की शिष्या हैं जो अमेरिका वासी हैं, ये इस बात को ये भी मानती हैं। हम्बोल्ट भी इसी श्रेणी में है। हम्बोल्ट भी मानव ये वातावरण निश्चयवाद के बारे में ही बात करते हैं। ये बताते हैं कि शारीरिक लक्षणों पर, मनुष्य के रहन सहन पर स्पष्टतः ये प्रकृति का जो प्रभाव है मानव पर पड़ता है और शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है। इवन शारीरिक लक्षणों पर भी नहीं, इनका बुद्धि बल पर और उनके बुद्धि बल, सोचने विचारने की क्षमता पर भी वातावरण का प्रभाव मानव के विकास पर पड़ता है। सैंपल की इसके बारे में ये बताती है कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है और वह यही नहीं पृथ्वी का बच्चा है और उसके धूल का कण है। यह बताता है कि सैंपल बताती है कि मानव क्या है, पृथ्वी तल की उपज है, धूल कण है। कि मानव पृथ्वी तल की एक उपज है और धूल का कण के समान है। और ये इतना ही नहीं, वह पृथ्वी का बच्चा है और वह उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई है। जो प्रकृति है मानव की आत्मा में प्रवेश कर गई है। तो मनुष्य के भोजन वस्त्र पर मकान पर ही प्रभाव उसका नहीं है, उसके विचारों पर, उसकी भावनाओं पर, उसकी धार्मिक क्रियाकलापों पर भी ये प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा वातावरण निश्चयवाद में बताया गया है। इसके बाद में धीरे धीरे जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है और ये वातावरण निश्चयवाद, यह परिकल्पना धीरे धीरे इसकी मान्यता कम होती है और संभववाद अर्थात चारों ओर संभावनाओं का जन्म होता है टेक्नोलॉजी के विकास से, और संभववाद का जन्म होता है। और यह संभववाद का जो विकास है यह फ्रांस में
होता है इस विचारधारा का जन्म। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फेब्रे नामक विद्वान ने किया था। यह सिद्धांत यह बताता है कि वातावरण के द्वारा सब तरफ मानव को संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपनी बुद्धि से उनका उपयोग चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। प्रकृति मानव को बहुत सारी संभावनाएं देती हैं और इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले फेब्रे ने दिया था और इसके ब्लास, ब्रून्स, ईसा बोमेन यह इनके अन्य विद्वान हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? संभववाद का, कि इसमें प्रकृति द्वारा संभावनाओं का, प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का मानव अपनी उन्नति और कल्याण हेतु अपने चयन के अनुसार उनका उपयोग करता है। मानव प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं दी जाती हैं कि प्रकृति में संभावनाएं हैं, यह मानव इन संभावनाओं का उपयोग अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए करता है। यह संभववाद कहलाता है और यह संभावनाओं को चयन मानव अपनी स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धि से करता है। यह चयन करने में स्वतंत्र है। इसके बाद में यह संभववाद के बाद में एक नई परिकल्पना आती है, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसका प्रतिपादन एक टेलर नाम के ग्रिफिथ टेलर था, इसने किया था। इसने कहा है कि विकास उस सीमा तक किया जाता है जहाँ तक पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचे। इसने बताया कि विकास एक हद तक किया जाना चाहिए जिसमें मानव का विकास भी हो जाए और पर्यावरण को हानि भी ना पहुँचे। इसमें इस प्रकार से इन्होंने बताया टेलर ने, और इन्होंने इस निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। इसने इस बात पर जोर दिया है कि वातावरण के द्वारा जो किए जाने वाले प्रमुख नियंत्रण हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में न तो प्रकृति ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण करती है, न मानव ही प्रकृति पर नियंत्रण करता है। इसमें बताया गया है कि ना तो प्रकृति मनुष्य पर पूरा नियंत्रण करती है, न मानव प्रकृति पर पूरा नियंत्रण करता है। दोनों का सामंजस्य जरूरी है, दोनों का तालमेल जरूरी है, जिस प्रकार से मानव का विकास हो सके। मानव का विकास को रोकने में प्रकृति एक यातायात नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, यातायात पुलिस के रूप में कार्य करती है। इससे ज़्यादा प्रकृति का कुछ भी रोल नहीं है। तो विकास उस सीमा तक जहाँ पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचे। तो न तो प्रकृति का ही मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है और न मनुष्य ही प्रकृति का विजेता है। दोनों एक दूसरे से, दोनों का, मनुष्य का और प्रकृति का, दोनों का आपस में कैसा है? क्रियात्मक संबंध है। कैसा है? मानव और प्रकृति का कैसा संबंध है? क्रियात्मक संबंध है। क्रियात्मक संबंध है। दोनों का कैसा संबंध है? क्रियात्मक संबंध है। मानव की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे, और यही नवनिश्चयवाद है। इसमें इसे ही नवनिश्चयवाद कहा है कि मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और न ही प्रकृति की दासता स्वीकार करना, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। यह किस पर बल देती है? ना तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त करे, ना मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करे, और यह दोनों के सहयोग पर बल देती है, दोनों के क्रियात्मक संबंध पर यह बल देती है। यह इसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है। यह वातावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद था। ये तीन विचारधाराएं मानव और प्रकृति दोनों के अंतर संबंधों से समय के साथ टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास हुआ है, तो इन विचारधाराओं का विकास हुआ है।